वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के नए वीडियो में। और ये वीडियो होगा आपका केमिस्ट्री चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर आई गेस 3 या 4, आई फॉरगॉट बिकॉज बहुत दिनों से केमिस्ट्री पर वीडियोस नहीं आ रहे थे। एक्चुअली मैंने इस पर वीडियो बनाया था, वो वीडियो मैं अपलोड भी कर चुका था, लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि एक वन काइंड ऑफ यू कैन से ग्लिच टाइप कुछ हुआ, जिससे कि वीडियो पूरा अपलोड होने के बाद दिखा रहा था कि द फाइल वाज नॉट फाउंड। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, तो मुझे फिर से वीडियोस को फिर से मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो देखो, ऑलरेडी बहुत कुछ मैंने लिख के रखा है। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, ये आप फिज़िक्स में भी पढ़ चुके हो पहले चैप्टर में, है ना, यूनिट्स एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में, मतलब यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में, जो भी बोलो। तो फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होता है? ठीक है, तो फ़िज़िकल क्वांटिटी कह सकते हो, एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी कह सकते हो। ठीक है, ऐसे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं और ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, अब देखने वाले कौन से हैं और ऑब्ज़र्व करने वाले और देखने वाले एक ही बात है, और मेजर या फिर मापने वाले कौन से हैं वो हम देखेंगे। तो जो जो मतलब ऐसे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको हमने एक अलग नाम दिया है क्वांटिटेटिव फ़िज़िकल क्वांटिटी। मतलब इसका कोई ना कोई क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव मतलब क्या? क्वांटिटी है, कुछ अमाउंट है, यू कैन से वन काइंड ऑफ, ऐसे याद रख सकते हो। अब अमाउंट है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए ये मेजरेबल वाले हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल मास, वॉल्यूम, डेंसिटी एट्सेट्रा। तो हम मास को मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि क्वांटिटेटिव फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ओके। और हम इस चैप्टर में इन्हीं क्वांटिटेटिव फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। इसी को हम फिज़िकल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, अगर मैं कभी भी फिज़िकल क्वांटिटी बोलूँगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है क्वांटिटेटिव फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। फिर दूसरा है क्वालिटेटिव फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। इसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी है, क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी मतलब यू कैन से वन काइंड ऑफ, जैसे कि कलर हो गया, लस्टर हो गया। ठीक है, कोई भी बॉडी का कलर होता है, हम इसको माप नहीं सकते, लेकिन देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं हमारे आँखों से। सिमिलरली लस्टर, मेटल में एक शाइनी अपीयरेंस होता है, चमक होता है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये मेटल कितना चमकेगा। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि मेटल चमकता है, लेकिन कितना अमाउंट में चमकेगा वो हम नहीं बता सकते। इसलिए ये आपका क्वालिटेटिव फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में एनलिस्ट हुआ है। इसको हम मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते भाई कि ये मेटल इतना अमाउंट चमकेगा, या फिर इस बॉडी का जो कलर है वो इतने अमाउंट में है, हम ऐसा नहीं कह सकते। तो इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हम चैप्टर में इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में, क्वांटिटेटिव फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, फिज़िकल क्वांटिटी को हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, मापेंगे कैसे भाई, है ना, मापना भी तो है। तो मापने के लिए हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटी के दो पार्ट्स होते हैं। क्या क्या? एक है उसका नंबर, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, या फिर इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, और दूसरा है इसका यूनिट। नंबर मतलब उसका वैल्यू कितना है, यूनिट मतलब एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस। ठीक है, कि हम कौन से स्टैंडर्ड में उसको, उस ऑब्जेक्ट को, या फिर कह सकते हो उस फिज़िकल क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड में या किसी और सिस्टम में। ठीक है ना, तो यूनिट्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो याद रखना, फिज़िकल क्वांटिटी को हम फिज़िकल क्वांटिटी में दो पार्ट्स होते हैं। एक है नंबर वाला पार्ट, मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब वैल्यू वाला पार्ट। दूसरा है आपका यूनिट वाला पार्ट, और यूनिट को कहा जाता है स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिज़िकल क्वांटिटी। ठीक है, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड चीज़ है, वो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस है, उसको हम यूनिट कहते हैं। अब इस यूनिट के बहुत सारे सिस्टम हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या है? पहला है एफपीएस सिस्टम, ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी फिजिक्स में। क्या है एफपीएस सिस्टम? ये आपका एक, इसका दूसरा नाम है ब्रिटिश या फिर इंपीरियल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। एफपीएस सिस्टम में क्या होता है कि मास का स्टैंडर्ड माना जाता है पाउंड, लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है फुट, ठीक है, और टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है सेकंड्स। ठीक है, ये इस सिस्टम में माना जाता है।
ठीक है। इसके बाद एक और नोट करने वाली चीज़ ये है, ठीक है, कि 1 फुट इक्वल्स टू 3.2 मीटर, ठीक है। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि एक और मैं लिख देता हूँ कि 1 इंच इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अगर कभी भी आपका कॉन्वर्शन वाला टेबल आ जाता है, कॉन्वर्शन आपको करना होगा, तो ये दो बातें आपके काम आ सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखना थोड़ा सा, तो FPS में F से फुट, P से पाउंड, S से सेकंड्स। तो मास का स्टैंडर्ड इस सिस्टम में माना गया है कितना, पाउंड, जिसको LB लिखा जाता है शॉर्टकट में सिम्बलिकली, और लेंथ को फुट, जिसको कैपिटल FT लिखा जाता है, टाइम को सेकंड्स। टाइम का सेकंड्स ही है, ठीक है। टाइम का स्टैंडर्ड हर सिस्टम में सेकंड्स ही है, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं है, बाकी चेंज होता है मास और लेंथ में। इसके बाद आता है CGS सिस्टम, इसका दूसरा नाम है गॉसियन सिस्टम, ठीक है। अब CGS सिस्टम में मास का स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है ग्राम को, लेंथ का स्टैंडर्ड माना जाता है सेंटीमीटर को, टाइम का सेकंड्स ही रहता है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, बहुत बेसिक सी चीज़ है। फिर आता है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम को हम मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। ये फ्रांस में डेवलप हुआ था, ठीक है, फ्रांस के लोगों ने इसको डेवलप किया था। अच्छा, और MKS सिस्टम ही बाद में जाके थोड़ा इम्प्रोवाइज्ड होकर SI यूनिट में तब्दील होता है, SI सिस्टम में होता है, ठीक है। तो MKS सिस्टम में मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है वो है किलोग्राम्स, लेंथ का मीटर, और टाइम का सेकंड्स ही है, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं है। अब SI सिस्टम और MKS सिस्टम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। लगभग चीज़ें सब कुछ सेम ही है, बस SI सिस्टम में और दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स को जोड़ा गया है, जो कि है आपका सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। इसके बारे में मैं फिजिक्स में बता चुका हूँ। सॉलिड एंगल मतलब क्या होता है, सॉलिड एंगल मतलब एक स्फीयर है, उससे मैंने एक पार्ट मैंने काट के निकाला, ठीक है। तो उसमें जो ये वाला जो एंगल बनता है उसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है, ओम से डिनोट करते हैं, ओम, ठीक है, जो भी बोलो, तो उसी को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। और प्लेन एंगल मतलब जो हम पढ़ते हैं रेडियन वाला, ठीक है, थीटा, कि एक सर्कल है, उसमें एक आर्क है, वो आर्क सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसी को हम कहते हैं प्लेन एंगल। सिंपल, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अब अगर आप चाहें तो फिजिक्स वाला लेक्चर आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने आपको डिटेल समझा दिया है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं, तो मैंने इतना ज़्यादा इसको डेप्थ में समझाऊंगा नहीं, ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा, और टाइम इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल इन क्लास 11th। तो MKS सिस्टम में और दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स को अगर हम जोड़ दें तो हमारा बन जाता है SI सिस्टम, ठीक है। MKS सिस्टम और SI सिस्टम में यही डिफरेंस है कि SI सिस्टम में हमने इसको थोड़ा रैशनलाइज़ किया है हमारे MKS सिस्टम को, इसलिए इसको रैशनलाइज्ड MKS सिस्टम भी कहा जाता है। और SI सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है भाई, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको फ्रांस में 1960 में डेवलप किया गया था, ठीक है, याद रख सकते हैं एज ए जनरल नॉलेज, ओके। फिर आ जाता है हमारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो पहले मैंने बताया था, पहले सिर्फ और सिर्फ 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ रहते थे, लेंथ, मास और टाइम। फिर साइंटिस्ट लोगों ने और भी 4 ऐड किए हैं हमारे फंडामेंटल में, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स जोड़े हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इनके बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। इनके बारे में आपका नॉलेज अच्छा खासा है, मुझे पता है, तो मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। पहला है लेंथ, इसका सिंबल हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट है मीटर, और मीटर को आप सिंबलिकली स्मॉल एम लिख सकते हैं। मास को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट है किलोग्राम्स, इसको हम केजी लिखते हैं। टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड्स, इसको हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत हमारे 10th में। एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट नहीं पढ़ा था हमने पढ़ा था कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रिक करंट हमारे 12th में है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, कभी कभी कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एम्पियर इसका ऐसा यूनिट है, आपने पढ़ा था, और इसका सिंबल कैपिटल ए होता है। फिर है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ठीक है, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और इसका ऐसा यूनिट है केल्विन, इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। बहुत सिंपल सा फंडा है। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में ही, मोल कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है सिंबलिकली, और इसका ऐसा यूनिट है मोल। अब मोल को सिंबलिकली हम MOL लिखते हैं, ठीक है। फिर आता है लुमिनस इंटेंसिटी, जिसके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, बिकॉज ये कभी भी हमारे ज़रूरत आता नहीं है अभी के लिए। लुमिनस इंटेंसिटी, इसको हम IV लिखते हैं, ठीक है।
और इसका ऐसा यूनिट है कैंडेला, और इसको कैंडेला को हम शॉर्टकट में सिम्बलिकली CD लिख देते हैं। ठीक है, बस ये सब बातें आपको पहले भी पता है, फिजिक्स में आपने पढ़ लिया है। ठीक है, फिर हम कुछ बातें करेंगे, इंपॉर्टेंट बातें, कि 22 डिराइव्ड यूनिट्स हैव बीन गिवन स्पेशल नेम्स फॉर कन्वीनियंस। ठीक है, तो आपको पता है फंडामेंटल यूनिट्स किसे कहते हैं और डिराइव्ड यूनिट्स किसे कहते हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं जिनको हम फर्दर रिजॉल्व नहीं कर सकते, या फिर वो यू कैन से दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, और डिराइव्ड मतलब क्या? डिराइव्ड मतलब जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को ही मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन के माध्यम से थोड़ा चेंज करते हैं, इधर उधर करते हैं, तो हमारा क्या होता है? हमारा बन जाता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, दुनिया में 7 ही फंडामेंटल है, उन्हीं 7 से हज़ारों करोड़ों हमारे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बने हैं। ठीक है, और इन्हीं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, और ऐसे 22 डिराइव्ड यूनिट्स हैं जिनको हम स्पेशल नाम से पुकारते हैं। जैसे कि फोर्स को हम बोलते हैं फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का ऐसा यूनिट kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी को एक स्पेशल नाम दिया गया है न्यूटन। ठीक है, हमारे ग्रेट साइंटिस्ट फिजिसिस्ट आइजैक न्यूटन के ऑनर में इसको रखा गया है। फिर प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स बाय एरिया, फोर्स का यूनिट है इतना kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से mm कट जाएगा, थोड़ा सा नीचे m बच जाएगा। ठीक है ना, तो kg पर मीटर सेकंड स्क्वायर। इसका एक और नाम दिया गया है पास्कल, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, 22 है टोटल। ठीक है, जिनको स्पेशल नाम दिया गया है जल्द से कहने के लिए, बिकॉज इतना बड़ा यूनिट कौन कहेगा, इसको हम डायरेक्ट शॉर्टकट में न्यूटन कह सकते हैं। ठीक है ना भाई, एक और है डाइन, अर्ग, जूल। ठीक है ना, ये बहुत सारे भाई, बहुत सारे, अनगिनत। ठीक है, 22 ऐसे हैं, अनगिनत नहीं सॉरी, मतलब 22 ऐसे हैं, तो बहुत सारे हैं। फिर हमारे पास है प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स चलो लिख देता हूँ, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स भी यूज़ होते हैं। ठीक है, आपको देख के थोड़ा सा सीखना है, याद रखना है। अगर याद रख सकते हो तो वेरी गुड। तो देखो क्या क्या है प्रीफिक्स में। सबसे पहले 10⁻⁻24 को हम प्रीफिक्स में लिखते हैं योक्टो, और इसका सिंबल है स्मॉल y। फिर 10⁻⁻21 को जेप्टो, फिर 10⁻⁻18 को एट्टो, फिर 10⁻⁻15 को फर्मी या फिर फेम्टो। ठीक है, फिर 10⁻12 को पिको, फिर 10⁻9 को नैनो, फिर 10⁻6 को माइक्रो। ठीक है, नैनो को स्मॉल n से, माइक्रो को म्यू से। ठीक है, और 10⁻³ को मिली लिखते हैं स्मॉल m। इसके बाद 10⁻² को सेंटी, 10⁻1 को डेसी, और 10⁻1 को हम डेका बोलते हैं। ठीक है, और 10 का स्क्वायर हम हेक्टो बोलते हैं, 10 का क्यूब हम किलो बोलते हैं, प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। फिर किलोमीटर हो सकता है, ठीक है, किलो लीटर हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है। ठीक है, बाद में वो लग जाएगा, लेकिन इसका प्रीफिक्स क्या लगेगा? किलो। फिर देखो मेगा, 10⁻6 को मेगा बोलते हैं, 10⁻9 को गीगा बोलते हैं, 10⁻12 को टेरा बोलते हैं, 10⁻15 को पेटा, 10⁻18 को एक्सा, 10⁻21 को जेटा, और 10⁻24 को योटाबाइट। ठीक है, हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, थोड़ा बहुत हमारे मोबाइल्स में स्टोरेज यूज़ करने के लिए ये सब यूज़ होते हैं, है ना। तो ये सब प्रीफिक्सेस अगर आप याद रख सकते हैं तो वेरी गुड, अगर याद नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपको याद रखना है। ठीक है, आराम से आपको इनको याद रखना है, ज़्यादा फोर्स में करूँगा नहीं अभी। ठीक है, हौले हौले आपको याद करने हैं। फिर हम मास, वेट और इसके यूनिट्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं मास। अच्छा देखो, फिज़िक्स में मास और वेट दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में बहुत हद तक इनको सेम ही माना जाता है। अगर आप मैं लिख दूंगा वेट ऑफ सोडियम या फिर मास ऑफ सोडियम, तो दोनों सेम ही होंगे, 23 AMU। यहाँ पर भी 23 AMU, या फिर U भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप चाहें तो 23 AMU लिखना गलत बात है। ठीक है, इसको मैं बाद में बताऊँगा कि यूनिट क्यों नहीं लिखना चाहिए। इसको हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के बाद वाले लेक्चर में आई गेस, नहीं नेक्स्ट लेक्चर में होगा आई गेस, नेक्स्ट लेक्चर के बाद वाले लेक्चर में होगा, हाँ नेक्स्ट लेक्चर के बाद वाले लेक्चर में होगा।
ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा आपका साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी फिजिक्स में, वही होगा। ठीक है, उसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, एक्चुअली ये वाला वीडियो मैंने बनाया था लेकिन वो करप्ट हो गया आई गेस फाइल, इसलिए मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है। बाकी आपका साइंटिफिक नोटेशन वाला जो वीडियो है वो ऑलरेडी बन चुका है, और दूसरा इसके बाद वाला लेक्चर भी ऑलरेडी बन रहा है। तो फिर मैं इसको अपलोड करने गया था तो ये पता नहीं करप्ट हो गया फाइल, इसलिए मुझे फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो मास और वेट आर नॉट द सेम थिंग इन फिज़िक्स। फिज़िक्स में थोड़ा अलग चीज़ें हैं ये। मास मतलब तुम्हारे शरीर के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, कितना सब्सटेंस है, वो होता है मास। और मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, मास एक फंडामेंटल, किसी भी बॉडी के अंदर मास होता ही होता है। ठीक है, और ये जो मास है ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, मास कभी ज़ीरो हो नहीं सकता। हो सकता है फोटोन के पार्टिकल्स के मास ज़ीरो हो, लेकिन देखा जाए तो जनरल केस में ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस में मास ज़ीरो होता है, लेकिन वेट ज़ीरो हो सकता है आपका। ठीक है, वेट ज़ीरो हो सकता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगेगा। अब देखो, मास का डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। कितना सब्सटेंस मौजूद है एक ऑब्जेक्ट में, वही होगा उसका मास। इसको हम द्रव्यमान बोलते हैं हिंदी, और वेट को हम कहते हैं वज़न। ठीक है ना। तो अगर आप बोलते हैं कि आपका वज़न सपोज 70 किलोग्राम्स है, तो आप गलत बोल रहे हैं। वज़न 70 किलोग्राम्स नहीं होता, 70 न्यूटन होता है। अगर आप बोलते हैं कि मेरा द्रव्यमान 70 किलोग्राम से, तब आप ठीक बोल रहे हैं, ठीक आपका होगा, वरना नहीं होगा। अब देखो, जो मास है वो कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है हर जगह। ठीक है, बिकॉज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपके बॉडी में कभी भी चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है। ठीक है, तो मास आपका सेम ही रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, हो सकता है खाने के बाद बढ़ जाएगा, या फिर नहीं खाओगे, डाइटिंग करोगे तो कम हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हमेशा कम हो जाएगा, या फिर हमेशा कमता रहेगा, या फिर हमेशा बढ़ता रहेगा। फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है, फिक्स रहता है। अब अगर खाओगे तो भाई आपका बॉडी में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है मास बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये एक बार मास 60 हो जाता है किलोग्राम्स, इसके बाद मास अचानक से 100 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। इसके बाद इसका ऐसा यूनिट आपका किलोग्राम्स है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये तो आपका सिंपल मास हो गया, लेकिन वेट क्या है? वेट जो है वो एक्चुअली एक यू कैन से फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। मतलब सिंपली कहें तो फोर्स होता है वेट। ठीक है, वेट इक्वल्स टू फोर्स। और कैसा फोर्स? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपको पता है कि ऐसा एट्रैक्टिव फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर में खींच के लाता है। तो वेट भी वही होता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट एक्चुअली क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर होता है। वेट इक्वल्स टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल्स टू mg। ठीक है, अब हमें बताया कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं है, ये है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए यहाँ पर वेट का फॉर्मूला बन जाता है F इक्वल्स टू mg। m मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रॉक्सली। ठीक है, अब हमें पता है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका g का वैल्यू है, और g का वैल्यू आपका कांस्टेंट नहीं रहता। कहीं पर ये कम हो जाता है, कहीं पर ये ज़ीरो हो जाता है। जैसे कि सेंटर ऑफ द अर्थ में g का वैल्यू ज़ीरो हो जाता है, और g का वैल्यू ज़ीरो होगा तो आपका वेट कितना हो जाएगा? वेट हो जाएगा m इंटू ज़ीरो मतलब ज़ीरो। तो आपका वेट 0 न्यूटन हो जाएगा एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, लेकिन आपका मास जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए चेंजेस एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंजेस। जैसे कि आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा, वैसे ही आपका वेट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो वेट इक्वल्स टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज़ मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये आपका वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब क्या? इसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, इसका वैल्यू चेंज होता रहता है अगर आपका लोकेशन चेंज होगा। ठीक है, अच्छा जी, ये तो समझ में आ गया है कि वेट और मास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों के बीच में, इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में। और क्योंकि वेट एक फोर्स है तो इसका ऐसा यूनिट होगा या तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको हम कहते हैं प्यार से न्यूटन। ठीक है, कैपिटल N से डिनोट कर सकते हैं। तो ये था आपका मास और वेट के बीच में, और इसके यूनिट्स क्या क्या हैं। फिर आपका है आपका वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम मतलब क्या कि कितना जगह घेर के रखा है किसी ऑब्जेक्ट ने। अगर आप सपोज़ आपने एक चेयर पर आप बैठे हो, तो आपने चेयर का एरिया या फिर कह सकते हो चेयर का जो स्पेस है वो आपने ऑक्यूपाई करके रखा है, मतलब आपका कुछ ना कोई वॉल्यूम है। ठीक है, सिंपल है।
इसके बाद देखिए वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सॉरी द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका ऐसा यूनिट है क्यूबिक मीटर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो मीटर क्यूब, ठीक है। सिम्बलिकली लिखेंगे तो मीटर क्यूब और वर्ड में लिखेंगे तो क्यूबिक मीटर। और इसके कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी होते हैं जैसे कि सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और कुछ नॉन ऐसा यूनिट भी होते हैं जैसे कि लीटर, ठीक है। गैसियस वॉल्यूम को हम लीटर में डिनोट करते हैं, ठीक है। आप पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट में कि 1 मोल ऑफ ए गैस, 1 मोल ऑफ गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ व्हाट 22.4 लीटर, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये आपका कब होता है, जब आपका प्रेशर होता है 1 atm प्रेशर इज़ 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आपका टेम्परेचर होता है 1 केल्विन, ठीक है। और यही वैल्यू आपका 22.7 लीटर हो जाता है जब आपका प्रेशर हो जाता है कितना 1 बार, और टेम्परेचर सेम ही रहता है, ठीक है। तो दोनों वैल्यू से करेक्ट है, डिपेंड करेगा कि आपका प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर 1 बार। अच्छा भाई, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें समझ में आ गई है कि इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका स्मॉलर यूनिट्स क्या है, उसका नॉन ऐसा यूनिट भी क्या है कि लीटर में भी है वॉल्यूम को डिस्क्राइब किया जाता है। अब कुछ कॉन्वर्शन देख लो भाई, याद रखिएगा 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, एंड 1 लीटर इक्वल्स टू 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या तो 1 डेसीमीटर क्यूब या फिर 1000 ml, ठीक है। ये बहुत यूज़ होगा, ठीक है, तो अभी समझ जाओ। अच्छा, एक और बात वॉल्यूम के केस में मैं बता देता हूँ, 1 cc अगर लिखा है तो वो 1 ml के बराबर होता है, ठीक है। कभी कभी 1 cc लिखा रहता है कभी कभी, है ना, तो आप बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं cc मतलब क्या, cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ एक्चुअली। क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर इसको हम ऐसे लिखते थे सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना भाई। और 1 cc आपका 1 ml के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, 1 ml कैसे हुआ, बहुत आसान है। देखो हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 ml, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 ml वाला हमारा एक रिलेशन है, ठीक है। अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1000 ml के बराबर है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना लीटर के बराबर होगा, सॉरी कितना ml के बराबर होगा, 1000 बाई 1000, मतलब 1 ml के बराबर होगा, सिंपल। अब इसी सेंटीमीटर क्यूब को हम लिखते हैं cc, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, बस सिंपल। अच्छा, फिर आता है आपका डेंसिटी और इसके यूनिट्स। डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, सिंपल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डेंसिटी, ठीक है ना। तो डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, टेल्स अस हाउ क्लोजली द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर पैक्ड। अब डेंसिटी हमें एक और बात भी बताता है, क्या बात बताता है कि एक सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कितने क्लोज्डली पैक्ड हैं, ठीक है। क्लोज्डली पैक्ड मतलब कितने करीब हैं पार्टिकल्स एक सब्सटेंस के अंदर। अगर बहुत ज़्यादा करीब है मतलब उस पार्टिकल्स अगर सब्सटेंस के अंदर बहुत ज़्यादा क्लोज्डली पैक्ड है, इसका मतलब डेंसिटी इज़ वेरी वेरी हाई, ठीक है। अच्छा, और अगर थोड़ा लूजली पैक्ड है इसका मतलब डेंसिटी इज़ मॉडरेट, मतलब मीडियम, ठीक है, मीडियम, हाँ। और अगर बहुत लूजली पैक्ड है इसका मतलब डेंसिटी इज़ वेरी वेरी लीस्ट। अब ये ऐसा होता क्यों है, ज़रा डेफिनेशन में गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि 1 मीटर क्यूब अगर मैं स्टैंडर्ड मानता हूँ तो 1 मीटर क्यूब के रेस्पेक्ट में कितने पार्टिकल्स हैं। अब बोलो पार्टिकल्स कहाँ से आ गया, अरे भाई मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन एन ऑब्जेक्ट, कितने सारे मतलब सब्सटेंस का अमाउंट कितना है। सब्सटेंस अब बनेगा किससे, सब्सटेंस ऑब्वियसली पार्टिकल्स से, तो इनडायरेक्टली क्या मीन कर रहा है कि कितने पार्टिकल्स है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यही होता है डेंसिटी। इसको मैंने और तोड़ के बताया मैंने, तो कितने पार्टिकल्स होते हैं 1 मीटर क्यूब के दायरे में, मतलब वॉल्यूम में यू कैन से। तो मान लेते हैं कि हमारा 1 मीटर क्यूब इतना दायरा है,
ठीक है, इतना हमारा 1 मीटर क्यूब है। ठीक है, हमने 3D समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें सपोज मान लेते हैं हमारे 1000 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इसका डेंसिटी कितना होगा? डेंसिटी कुछ खास नहीं होगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो ज़्यादा, अच्छा 1000 ज़्यादा हो जाएगा ना, अच्छा एक थोड़ा और ज़्यादा दे देते हैं, देखो 10,000 दे दिया। तो इसका डेंसिटी जो होगा, अगर मैं इसमें 100 पार्टिकल्स दे दूँ तो डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा? तो डेंसिटी आपका ज़्यादा होगा जिसका 1000 पार्टिकल्स है पर यूनिट 1 मीटर क्यूब में, देन जिसके 100 पार्टिकल्स हैं 1 मीटर क्यूब के दायरे में, मतलब वॉल्यूम में। ठीक है, बिकॉज देखो अगर तुम देखोगे तो पार्टिकल्स जहाँ पर 100 है तो पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होंगे, बिकॉज फ्री एरिया है थोड़ा सा। और 10,000 जहाँ पर होगा तो पार्टिकल्स ऐसे ऐसे लगे लगे होंगे, और लगे लगे होंगे मतलब क्या कि डेंसिटी ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है। तो बस सिंपल आपको थोड़ा बहुत इसका नॉलेज होना चाहिए। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर किलोग्राम मीटर क्यूब इन्वर्स भी कहते हैं इसको, पावर अगर मैं नेगेटिव कर दूँ। इसके स्मॉलर यूनिट्स क्या क्या हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को ग्राम पर ml भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता देता हूँ कि डेंसिटी ऑफ वाटर is 1 gram per ml, or you can say 1 gram per centimeter cube। कैसे? बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्यूब और आपका 1 ml दोनों एक ही बात है। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू और 1 ml का वैल्यू सेम है। देखो, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml, तो मैं 1 ml की जगह पर 1 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकता हूँ। देखो, ठीक है, क्या समझ आया? ओके। इसके बाद टेम्परेचर स्केल्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर स्केल मतलब टेम्परेचर को मापने की क्या क्या हमारे पास चीज़ें हैं। ठीक है, यू कैन से वन काइंड ऑफ यूनिट ही कह सकते हो। ठीक है, स्केल कहते हैं यहाँ पर, यूनिट भी कह सकते हो। जैसे कि पानी को मेजर करने के लिए हमारे पास लीटर है, मिलीलीटर है, सेंटीलीटर है, डेसीलीटर है, किलोलीटर है, हेक्टोलीटर है। ठीक है ना, हेक्टो या हेक्टा जो भी बोलो, डेकालीटर है। वैसे ही टेम्परेचर को मापने के लिए हमारे पास 3 यूनिट्स हैं, डिग्री सेल्सियस, अभी सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। और केल्विन को हम मानते हैं अपना ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। और आपको एक बात याद रखना है कि 0 केल्विन अभी तक अटेन नहीं हुआ है, एक फ़न फैक्ट है। ठीक है, 0 केल्विन अभी तक प्रैक्टिकली अटेन नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब अभी तक साइंटिस्ट लोग 0 केल्विन कितना होता है, कितना ठंडा होता है, कितना गर्म होता है, हमें नहीं पता। प्रैक्टिकली अभी तक अचीव ये हुआ नहीं है, फिर अटेन नहीं हुआ। और नेगेटिव वैल्यूज़ भी अभी तक अटेन नहीं हुए हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आपको आइडिया होगा, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और सिर्फ केल्विन। ठीक है, केल्विन के साथ कोई डिग्री नहीं लगता। और देखो, ये कन्वर्शन चार्ट्स हैं। अगर आपको डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट लेना है या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो ये आपका चार्ट है। चार्ट नहीं, मतलब टेक्निक है, कन्वर्शन टेबल नहीं बोलूँगा, कन्वर्शन फार्मूला कहूँगा। और यहाँ पर आपका केल्विन से डिग्री सेल्सियस में लेने का टेक्निक, सिंपल। तो आप इनको याद रख सकते हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं ये सब। ठीक है, और टेम्परेचर का मतलब होता है कि एक बॉडी कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है, उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, और कुछ है कि हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, आपको केल्विन में थोड़ा याद रखना है, डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में। और लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको ऐसे नहीं लिखना है कि 200 डिग्री सेल्सियस, ऐसे नहीं लिखना होता है ऐसे 200 डिग्री सेल्सियस। सी के साथ आपका डिग्री होगा, डिग्री आपका यहाँ होगा और सी आपका यहाँ, तो ये गलत बात है। या फिर ऐसे नहीं लिख सकते आप 200 डिग्री इसका सेल्सियस, ऐसा भी नहीं होता, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो 200 लिखेंगे और डिग्री और सेल्सियस एक साथ होता है, ये आपका करेक्ट लिखने का तरीका होता है। तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का, वो आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस है। अब केल्विन में कितना है? 373। और फ़ारेनहाइट में आई गेस आपको नहीं पता होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, फिर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? आपको पता है सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस है, और आपको केल्विन में भी पता होगा आई गेस 273.15 केल्विन। और फ़ारेनहाइट में नहीं पता होगा, वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट।
ठीक है, ऐसे फैक्ट याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट काम आ सकता है कभी ना कभी, ठीक है। रूम टेम्परेचर पता होना चाहिए। रूम टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में 298 केल्विन, और डिग्री फ़ारेनहाइट में 77 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, ठीक है। और हमारा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 310 केल्विन होता है, ठीक है। बस इतना ही था। तो ये आपका हो गया है आपका साइंटिफिक नोटेशन के पहले तक हमने सब कुछ देख लिया। बहुत टाइम कम इसलिए लगा बिकॉज ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ था, बिकॉज ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका था, ठीक है ना। तो ड्यू टू सम आई गेस सम टेक्निकल इश्यूज़ ये अपलोड हो नहीं पाया, तो इसलिए मुझे फिर से बनाना पड़ा। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मेरा ऑलरेडी बना हुआ होगा, ठीक है, बहुत दिनों पहले ही। तो उसमें मे बी आपको डेट थोड़ा सा आगे दिखेगा, तो डोंट वरी, मैंने कोई टाइम टेबल नहीं किया है, ठीक है। वो मैंने पहले के वीडियोस थे जो मैंने सीरियल वाइज बनाया था, ठीक है। जब मैंने ये वाला पार्ट बना लिया था, इसके बाद ही मैंने वो वाला पार्ट बनाया था साइंटिफिक नोटेशन का, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट का मैंने वीडियो अपलोड किया तो वो करप्ट हो गया फाइल, इसलिए अपलोड नहीं हो पाया कम्प्लीटली, इसलिए मुझे फिर से वीडियो अभी बनाना पड़ रहा है। मतलब कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जो ऑलरेडी बना हुआ है, बस अपलोड करना बाकी है। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।